Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about Nursing Foundation Volume 2 का फाइनली आज हम लोग यूनिट 14 जो है वन शॉट में डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ, ये प्लेलिस्ट चल रहा है। हम लोगों का नर्सिंग फाउंडेशन 1 ख़त्म हो चुका है, नर्सिंग फाउंडेशन 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो भी हमारा पूरा ख़त्म होने वाला है। आज के बाद और 2 यूनिट ही बचेंगे। इसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सारे के लिए ये जो प्लेलिस्ट होगा मेरा हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं पूरा अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस पढ़ाई हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताई हूँ। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के रहे, आपके सिलेबस से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सो आप ब्लीव करके देख सकते हो पूरा प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग साइको सोशल नीड पढ़ रहे हैं, जिससे ए और डी मीन्स की यूनिट 12 से लेकर जो 16 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे साइको सोशल नीड। मीन्स कि इसमें कुछ साइकोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट आएगा और सोशियोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट आएगा। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट सेक्सुअलिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आज हम लोगों को डिस्कस करना है एक साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन, जिसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट हमें देखना है। सो हम लोग पूरा देखेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगी कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको लिखना होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं बताऊँ कि स्ट्रेस क्या होता है, और हम लोग इसे साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये टॉपिक वही चैप्टर से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ है। उसमें जो जनरल एडेप्टेशन गैस जो ये मॉडल था हमें पढ़ना था, साइकोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंट था, वही चीज़ फंडामेंटल में भी इम्पॉर्टेंट है। सो जो लोग वो सारा वीडियो देखे होंगे जो मैं साइकोलॉजी में बताई थी, उनके लिए ये और भी ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस वही चीज़ एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, इसे हर एक पीपल जो है एक्सपीरियंस करता है। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लाइक अब स्ट्रेस हमेशा ख़राब नहीं होता है। लाइक जैसे कि एग्ज़ाम अभी आपका कॉलेज क्लास में बोल दिया जाए कि ये टेस्ट है, तो इस टाइम पे आपको कहाँ आपने मूवी देखने का सोच रखा था या फिर कुछ भी करने का सोच रखा था, अब आपको कि हाँ अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो आपका ये जो मार्कशीट है आपके पेरेंट्स के पास जाएगा। तो आप कितना ज़्यादा मतलब आपको स्ट्रेस उस टाइम पे होगा, और उस स्ट्रेस की वजह से आप पढ़ाई करोगे, तो ये एक तरह का पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन वही एक बंदा पढ़ाई ना करके सिर्फ सोचते ही रह जाए और बहुत ज़्यादा सोचे, तो ये निगेटिव पड़ेगा। नहीं तो फिर बहुत जो बड़ी स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाना, कोई इंजरी हो जाना, उस टाइम पे जो स्ट्रेस हो गया, फिर बड़ी बड़ी इवेंट में स्ट्रेस होना, तो वो एक तरह का निगेटिव इफेक्ट शो करता है। सो डेफिनेशन हमें देखना होगा। स्ट्रेस जो है एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है बॉडी का, जो कि किसी डिमांड के कारण हमारे बॉडी में ये देखने को मिलता है, जो कि साले दिए थे। साइकोलॉजी में भी मैं बताई थी, कैसे इसको मैं याद की थी। मेरे कॉलेज में एक शीला मैम वार्डन है, मतलब उनका काम ही है कि वो, अब वार्डन है तो बच्चे को तो डांटेगी, तो उनकी वजह से बहुत लोगों का स्ट्रेस होता है। तो इस तरह से मैं याद कर ली थी। आप भी अपना ट्रिक बना सकते हो, नहीं तो इस स्टोरी से भी आप याद रख लोगे। और बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है किसी डिमांड के वजह से, लाइक एग्ज़ाम है या फिर बहुत ज़्यादा जॉब का काम पड़ गया, हमें कल प्रेजेंटेशन देना है, तो उस तरह से हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। एक और देख लेते हैं हम लोग। तो स्ट्रेस जो है एक अराउजल ऑफ माइंड एंड बॉडी रिस्पॉन्स, वही डिमांड होने की वजह से हमारे माइंड का एक्साइटेडमेंट हो जाना या फिर इसमें कुछ चेंजेस या फिर बॉडी में चेंजेस देखने को मिलना, यही हमारा स्ट्रेस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा सा इंट्रो और डेफिनेशन देखने के बाद अब हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिसके वजह से हमारा बॉडी एंड माइंड अराउजल हो जा रहा है या फिर नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है देखने के मिल रही है। तो सबसे पहला तो इन्वायरमेंटल ये सोर्स हो सकता है, लाइक अ ट्रैफिक, नॉइज, पॉल्यूशन, इनफैक्ट वेदर। लाइक आप कहीं जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उस टाइम पे भी स्ट्रेस देखने को मिलता है। ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं लोग। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल, इसमें इलनेस, इंजरी, हार्मोनल फ्लक्चुएशन एंड इनएडिक्वेट स्लीप या फिर न्यूट्रिशन, इसके वजह से अगर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है तो उसको फिजियोलॉजिकल सोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल सोर्स स्ट्रेस के लिए, जिसमें कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, ये स्ट्रेस आउट कर सकता है पर्सन को। वर्क का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर सोशल इवेंट, लाइक किसी का शादी है, किसी के घर में शादी है, तो उस टाइम पे भी स्ट्रेस होती है।
लॉसिंग अ लव वन का लॉस हो जाना, ये बहुत बड़ी एंड निगेटिव इसके वजह से स्ट्रेस देखने को मिलती है। तो ये सोशल स्ट्रेस में आएगा, सोशल सोर्स में आएगा। थॉट नेक्स्ट देखते तो निगेटिव सेल्फ टॉक जो करते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, लाइक जैसा मैं बताई कि एग्ज़ाम है, तो एक तो बच्चा जो स्ट्रेस में आके कुछ पढ़ेगा वो पॉजिटिव, और एक सोचते रह जाएगा कि हमसे तो मतलब ठीक है पेरेंट्स के पास रिजल्ट को भेजा जाएगा, तो मैं पढ़ के अच्छा करके ये कर सकती हूँ जिससे रिजल्ट ख़राब नहीं होगा, तो पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे। और एक बच्चा मैं तो मतलब लिख ही नहीं सकता एग्ज़ाम में, मेरा तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही नहीं, तो इससे उसको बहुत ज़्यादा थॉट वाली स्ट्रेस, उसके थॉट्स की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्शनली। परफेक्शन के चक्कर में, परफेक्शनिज्म के लिए, ये जो आपके क्लास में टॉपर होंगे उनके अंदर आप देखे होंगे नॉर्मल से वो ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक समय पे उनको परफेक्शन चाहिए होता है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। नेक्स्ट आता है, चेंज ऑफ एनी काइंड कैन इंक्लूड स्ट्रेस, जिसमें आता है कि न्यू इन्वायरमेंट में, जैसे आप हॉस्टल से अभी सॉरी आप घर से अभी हॉस्टल आए हो, जब भी आए थे या फिर जब न्यू टाइम पे अगर आप कहीं जाते हो तो उस टाइम पे भी अननोन या फिर पर्सनल इनसिक्योरिटी फील होती है, फियर ऑफ रिजेक्शन का कि कोई दोस्त मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, तो ये भी स्ट्रेस कॉज कर सकता है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी में ये भी सोर्स बन सकता है स्ट्रेस के लिए, लाइक किसी का सेल्फ स्टीम लो होना, सेल्फ स्टीम मैं पहले वाले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। फियर ऑफ फेलियर, गिल्ट, एंगर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी ये स्ट्रेस का कारण हो सकती है जो कि पर्सनालिटी में आएगा। सिस्टम में अगर देखें तो फैमिली, जॉब और स्कूल से रिलेटेड कौन से हैं, तो जैसे कि एडिक्वेट सपोर्ट ना होना, कम्पिटिटिव जो है एटमॉस्फेयर जहाँ पे हमेशा कंपटीशन चलते रहती है, वहाँ पे भी स्ट्रेस हो सकता है। कन्फ्यूज कम्युनिकेशन ही सही से ना हो अपने फैमिली सिस्टम में, जॉब जहाँ पे आप कर रहे हो या फिर आप अपने कॉलेज में जहाँ रह रहे हो, तो ये भी स्ट्रेस का सोर्स बन सकता है। तो नॉर्मल चीज़ थी जो कि स्ट्रेस का सोर्स बन सकता है। नेक्स्ट हमें देखना है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर या फिर इसके आगे ही हमें देखने को मिलेगा कि मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल। तो ये सारे मीन्स कि कैसे आप, जैसे आपको साइकोलॉजी में आप खुद के बारे में जानते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था, लेकिन आप अगर देखोगे कि फंडामेंटल में आपको स्ट्रेस क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप जो पेशेंट आते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, उस कंडीशन में आप कैसे पहचान पाओगे कि ये स्ट्रेस्ड है, तो ये इसके लिए आपको इंडिकेटर, साइन, सिम्टम, मैनिफेस्टेशन जानना होगा। तो स्ट्रेस जो है ईजिली मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उनके अंदर चेंजेस होती रहती है, बट नर्स जो है वो असेस कर सकती है, इवैल्यूएट कर सकती है उनके फीलिंग, कुछ इफेक्ट, कुछ मैनिफेस्टेशन, साइन, सिम्टम्स स्ट्रेस की वजह से कुछ देखने को मिलेगा जिससे आप पहचान सकते हो। इफेक्ट, मैनिफेस्टेशन, सिम्टम्स में फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हम लोग देखेंगे। तो फिजिकल में अगर मैं आपको दिखाऊँ एक फिगर से, तो ये चीज़ हम लोग साइकोलॉजी में डिस्कस किए थे कि कैसे जो है वो अगर बहुत परसिस्टेंट स्ट्रेस रहे तो हेयर लॉस देखने को मिलता है। ब्रेन में जो है इमोशनल प्रॉब्लम, इंसोम्निया, हेडेक, मतलब उनको नींद नहीं आएगा, हमेशा सर दर्द रहेगी, एंजाइटी, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। माउथ अल्सर देखने को मिलता है। एक्सेसिव ड्राइनेस, ये स्ट्रेस की वजह से होती है। हार्ट में जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लंग्स में स्ट्रेस की वजह से अभी बहुत सारे बच्चे जो आईएएस की तैयारी करते हैं, फिर नीट की तैयारी करते हैं, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्यों? रीजन होता है ये स्ट्रेस की वजह से जो भी ब्रोंक्यूल्स है कंस्ट्रिक्ट हो जाना, अस्थमा जैसी कंडीशन देखने को मिलता है इससे के वजह से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे क्या देखने को मिलेगा, हार्मोन का इम्बैलेंस होगा। अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर होगी, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे इम्यूनिटी भी कम जाती है। मेल में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन देखने को मिलेगा। वही स्किन में एक्जिमा, सोरियासिस, ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग साइकोलॉजी में भी डिस्कस किए थे। परसिस्टेंट, बहुत दिनों तक अगर स्ट्रेस में पर्सन है तो ये सारी चीज़ें देखने को फिजियोलॉजिकल मिलेगी। नॉर्मल अगर मैं बताऊँ, नॉर्मल उनके अंदर वो सिक फील करेगा, बीमार सा, उनको रैपिड ब्रीदिंग उनमें देखने को मिल सकती है। स्टमक एक देखने को मिलता है। फास्ट हार्ट बीट, स्वेटिंग, सैकिंग, डिजीनेस एंड हेडेक, मसल टेंशन, फटीग एंड ड्राई माउथ, ये चीज़ें को आप नॉर्मली देख के ये इंडिकेटर से पता कर सकते हो कि पर्सन जो है वो स्ट्रेस्ड आउट है। साइकोलॉजिकल में इसके अंदर इमोशनल पहले देख लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डरा रहेगा।
एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। इसके बाद वो नर्वसनेस आपको देखने को मिलेगा। जिन मतलब एक तो पेशेंट या फिर आप नॉर्मली एग्ज़ाम वाले एक ही हम लोग अगर ले, उस टाइम पे जो स्ट्रेस होती है, तो एक तो उनमें देखने को मिल सकता है कि बहुत एग्ज़ाम के नाम पे एक स्टूडेंट डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा कर रहा है, नर्वसनेस उसके अंदर है, इरिटेट हो रहा है, कोई भी बात आप बोल रहे हैं इरिटेट हो जा रहा है आपसे, सैडनेस, ये तब होगा जब कोई इंजरी या फिर किसी का लव वन का डेथ हुआ, या फिर नॉर्मली किसी का रिजल्ट ख़राब आ गया, उस समय पे अगर वो स्ट्रेस है तो सैडनेस देखने को मिल सकती है, लोनलीनेस, होपलेसनेस, वरी, ये सब डिजीज़ कंडीशन हो तो ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। वही कॉग्निटिव अगर देखें, जिसमें कि क्या उसके थॉट है सबसे रिलेटेड, तो वो रिपीटेटिव थॉट उनके अंदर एक ही बात को सोचता रहेगा। जैसे कोई इल पर्सन है तो अपने बीमारी को लेकर ही सोचता रहेगा। एग्ज़ाम वाला स्टूडेंट अगर वो स्ट्रेस्ड है, जो कि निगेटिव वे में अगर स्ट्रेस हो रहा है, तो पढ़ने छोड़कर वो यही सोचेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा या फिर ये हो जाऊंगा। ये रिपीटेटिव थॉट उसके अंदर बार बार देखने को मिलेगी। कन्फ्यूजन उनको हमेशा रहेगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन किसी चीज़ पे, लाइक पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, या फिर जो इल पेशेंट है वो भी अपनी कामों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर पुअर मेमोरी उनकी देखने को मिल सकती है अगर वो ज़्यादा दिन तक स्ट्रेस्ड रहा तो। बिहेवियरल सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि साइकोलॉजिकल में ही आता है। स्लीप, उनको इंसोम्निया की कंडीशन देखने को मिलेगी। एपेटाइट जो है वो लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट मोड वाला जो है वो ये यहाँ पे जो ये आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण फाइट एंड फ्लाइट वाली चीज़ें देखने को मिलती है। हार्ट रेट ये सब इंक्रीज रहेगा, लेकिन हमारा जीआई जो सिस्टम है उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो इसके कारण उनको भूख नहीं लगेगा। जब आप सोते हो तो आपका जो है उस टाइम पे ये पारासिम्पैथेटिक हमारा एक्टिवेट रहता है। जब आप सोते हो तो उस टाइम पे आप देखोगे कि जितने भी जीआई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि डाइजेशन अच्छे से हो पाती है, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पाती है। लेकिन कभी जैसे कि आपके पीछे कोई डॉग लगा हो, कभी आपको उस टाइम पे ये खाने की याद नहीं आएगी। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो कि मेरा एग्ज़ाम है, तो उस टाइम पे भूख भी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पे एक्टिवेटेड रहता है, जिसके कारण हमारा जीआई का जो भी वर्क है वो डिक्रीज हो जाता है। ये फिजियोलॉजी में भी बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप सीखे होंगे, मैं भी इसको पढ़ाई हूँ। नेक्स्ट क्या बिहेवियरल देखने को मिल सकता है? इन ड्रिंकिंग लोग करने लगता है, स्मोकिंग एंड कैफीन इनटेक इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो ये नॉर्मल सा इफेक्ट मैनिफेस्टेशन या फिर इंडिकेटर है जिससे आप जान सकते हो। नेक्स्ट हमें देखना है टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है एक एक्यूट स्ट्रेस, जिसमें कि कम टाइम के लिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे कि कोई काम को करने के लिए डेडलाइन आपको मिल गया है, जैसे असाइनमेंट बहुत सारा आपको एक ही दिन में जमा करना, तो उस टाइम पे स्ट्रेस होगी, तो वो एक्यूट स्ट्रेस है। डिफ़िकल्ट चैलेंजेस या फिर कोई ट्रॉमा, एक्सीडेंट, जो कि नॉर्मल वाला एक्सीडेंट हो, तो उस टाइम पे स्ट्रेस में होना, तो ये एक्यूट स्ट्रेस आएगा। ऑफन गेट एक्यूट स्ट्रेस, ये सारी जो कंडीशन है ये डिफ़िकल्ट चैलेंज मतलब क्या, लाइक आप घर में अकेले हो या फिर ऑफिस में अकेले हो और बहुत सारा आपके ऊपर काम, मतलब स्टाफ की कमी और आपके ऊपर बहुत सारा काम मिल गया, चैलेंजेस मिल गया, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस होगा, जो कि जैसे ही वो काम ख़त्म होगी वो चीज़ें चली जाएगी, तो ये एक्यूट है। एपिसोडिक एक एक्यूट स्ट्रेस आता है, जिसमें कि फ्रिक्वेंटली इन रस, मतलब बार बार किसी को रस करना। जैसे जो इन पेशेंट होते हैं, जो कोल्ड माइंडेड होते हैं, उनको बहुत सारा ऑफिस में काम मिलती है, ऐसे लोगों को लोग बहुत ज़्यादा मतलब ये रस करते हैं, एक ही टाइम पे हमें सारा काम करके दो, तो डिमांड बढ़ने की वजह से आपको स्ट्रेस आएगा, लेकिन ये बार बार किया जा रहा है तो इसे एपिसोडिक बोलेंगे। नेक्स्ट आता है क्रोनिक स्ट्रेस, इसमें कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जैसे कि किसी का ऑन गोइंग लगातार फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर रिश्ता अच्छा नहीं है, डिमांडिंग वर्क इन्वायरमेंट है, जहाँ पे वो काम कर रहा है उसे दिन रात काम लिया जा रहा है, तो इसके वजह से वो जो स्ट्रेस रहेगी वो लगातार परसिस्टेंट है, तो क्रोनिक स्ट्रेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस रिलेटेड टू हमारे बॉडी, जिसमें कि अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लेते हो, या फिर बहुत लंबे आवर तक वर्किंग करते हो, या फिर
ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिजिकल स्ट्रेस का कि जब आप ट्रैवल करते हो, जैसे किसी को एरोप्लेन से ट्रैवल करना हो या फिर ट्रेन में आप अच्छे से सो नहीं पाते हो, ना ही अच्छे से अपने बॉडी को रिलैक्स कर पाते हो, तो उस टाइम जो बॉडी पे स्ट्रेस रहती है उसको हम लोग फिजिकल स्ट्रेस बोलते हैं। इमोशनल स्ट्रेस अगर देखें तो आफ्टर ब्रेकअप या फिर डाइवोर्स हो जाना, फाइट होना स्पॉज के साथ, एंड लॉस हो जाना लव वन का, मतलब कि इसमें डेथ वाली कंडीशन नहीं रहेगी क्योंकि डेथ हम लोग ट्रोमैटिक में देखेंगे। लॉस मीन्स कि जैसे कि ब्रेकअप हुआ, उसी को छोड़ के चला गया, तो उस टाइम पे इमोशनल स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। उस टाइप के स्ट्रेस को इमोशनल स्ट्रेस बोलते हैं। लास्ट हमारा आ जाता है ट्रोमैटिक स्ट्रेस। ट्रॉमा मीन्स कि डिजास्टर से रिलेटेड, सीरियस एक्सीडेंट हो गया, वॉर की कंडीशन में, ये सब की कंडीशन में जो स्ट्रेस होती है उसको ट्रोमैटिक बोलेंगे। आप अपने हिसाब से याद कर लेना। वैसे मैं ऐसा कभी भी ट्रिक नहीं देती हूँ कि पहले आप ट्रिक याद करने में परेशान हो, उसके चक्कर में एग्ज़ाम में भी ना लिख पाओ, तो मैं सबका सिर्फ आगे वाला ली हूँ ये लेटर्स। सो ये इस CPT से आप याद कर सकते हो ये टाइप ऑफ स्ट्रेस को। ऐसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम में इससे 1 ही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट में मैं बता दूंगी। स्ट्रेस देखने के बाद अब हमें देखना है टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो ये भी हम लोग साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़े थे। स्ट्रेसर क्या होता है? एनी स्टिमुलस जिसके वजह से स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया जा रहा है। अगर डेफिनेशन देखें तो स्ट्रेसर कैन बी डिफाइन एज अ इंटरनल इवेंट सिचुएशन जो कि स्ट्रेस को कॉज कर रहा है। पोटेंशियल फॉर फिजियोलॉजिकल इमोशन कॉग्निटिव बिहेवियर, उसके वजह से चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, और इसी को तो हम लोग स्ट्रेस बोल रहे हैं। स्ट्रेसर का सिंपल सा मतलब है जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर इसके टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन कैटेगरी अगर देखें स्ट्रेसर का, तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग स्ट्रेस कैन बी इवेंट, इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल कंसिडर डिमांडिंग चैलेंज जो कर रहे हैं, थ्रेटनिंग इंडिविजुअल सेफ्टी। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी? तो सबसे पहला आता है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, जो ये क्या है आगे हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट लाइव इवेंट, मैरिज ये सब का होना उस टाइम पे जो वो स्ट्रेसर बन रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रही है। डेली हसल्स, ये है क्या, हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है कि लार्ज स्केल पे लोगों को इसमें अफेक्ट देखने को, बहुत सारे लोग इसके वजह से जो है वो स्ट्रेस में आए। स्केल डिजास्टर अफेक्ट न्यूमरस पीपल, बहुत सारे पीपल कैन एक्सपीरियंस डैमेज, जैसे कि वॉर हो गया। अभी भी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, इसमें अगर कहीं पे बम या फिर कुछ भी अगर हो, तो या फिर बहुत सारे आर्मी का ये हो, या फिर जो अभी वो अटैक हुआ जिसमें धर्म के नाम पे गोलियां मारी गई, तो उनके वो एक तरह का कैटास्ट्रॉफिक इवेंट था जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो अफेक्ट हुए। टॉक्सिक वेस्ट या फिर कंटामिनेटेड अर्थक्वेक, हरिकेन्स, न्यूक्लियर एक्सीडेंट मीन्स कि भूकंप आना, ये सारी चीज़ें जो है इसके वजह से लार्ज जो स्केल पे लोगों का नुकसान होता है और स्ट्रेस में जाना, ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आता है। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट बेटर शेयर विद दोज एक्सपीरियंस, मतलब ये किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और यह जो है परमिट पीपुल ऑफ अनदर सोशल सपोर्ट, और इसमें सोशल सपोर्ट भी बहुत बड़े लेवल पे मिलती है जो कैटास्ट्रॉफिक जो स्ट्रेसर होते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट लाइव इवेंट, जो कि स्ट्रेसर के कैटेगरी में है। ये तब होगा जैसे कि इमीडिएट निगेटिव रिजल्ट, यूजुअली फैड विथ अ टाइम, मतलब ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है अपने आप। ये इंपॉर्टेंट लाइव इवेंट पहले स्ट्रेस कॉज करेगा और ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कि फैमिली का डेथ होना, तो ये एक तरह का इवेंट है जो कि ख़राब एक्सपीरियंस है। और इसके बाद हम लोग देखें डायग्नोसिस लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, तो इसके वजह से ये स्ट्रेसर का काम करेगा, स्ट्रेस होगी, लेकिन आप देखोगे कि कुछ समय बाद ये अपने से ये चीज़ें इंसान उसके साथ एडेप्ट कर लेता है कि कर भी क्या सकते हैं। लॉस ऑफ वन जॉब, ब्रेकिंग या फिर क्लोज फ्रेंड का से ब्रेकअप हो जाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होना, मूविंग न्यू सच अ होम, ब्रदर सिस्टर गेट मैरिड, इस टाइम पे भी स्ट्रेस होती है। लाइक एक भाई बहन बहुत अच्छे से रह रहे थे और एक का शादी हो गया, तो उस टाइम पे भी वो अकेले उनको रहना उनके लिए स्ट्रेस वाली कंडीशन ला देती है, लेकिन वो धीरे धीरे अडेप्ट कर जाते हैं। इसका कैरेक्टराइज कैसे आप कर सकते हो? प्रोड्यूस इमीडिएट मेजर रिएक्शन, कोप विद द लॉस आफ्टर पैसेज सर्टेन टाइम में। ये जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट थे, इसमें बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। इम्पॉर्टेंट जो लाइव इवेंट है इसमें
समय के साथ ये अपने से ख़त्म हो जाता है। डेली हसल में अगर देखें तो इरिटेंट, वी फेस अ टाइम टू अगेन एंड अगेन, जो बार बार आप रोज़ के लाइफ में जो फील करते हो। ट्रैफिक डिले हो गया, नॉइज पोल्यूशन, वेदर इवेंट, वर्क डिमांड, ये जो हैं वो डेली हसल स्ट्रेसर के कैटेगरी में आएंगे, टाइप में आएंगे, जो कि स्ट्रेस कॉज करता है। डेली हसल जो है देम सेल्फ डू नॉट रिक्वायर मच कोपिंग। इसमें कोपिंग मीन्स कि स्ट्रेस से निकल पाना, तो इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद ही लोग मैनेज कर लेते हैं। रेटिंग वेल स्पाउस लवर, अगर अच्छे फ्रेंड या फिर उनके अच्छे पार्टनर हो तब तो और ये अच्छे से इनको कोई स्ट्रेस नहीं होती है, बस थोड़ा समय के लिए हुआ और ये ठीक हो जाता है अपने फैमिली वाले से, अच्छे दोस्तों तो शेयर करके। तो ये था टाइप ऑफ स्ट्रेसर। ये मैं जो आपको साइकोलॉजी में पढ़ाई थी वही यहाँ पढ़ाई, क्योंकि चीज़ें एक ही हैं, सेम ही है, और जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए ये बहुत आसान हो गया, याद भी होगा कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो हो गया, इंपॉर्टेंट इवेंट, या फिर डेली हसल है, एक तरह का स्ट्रेसर है जो कि स्ट्रेस कॉज करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें स्ट्रेस एडेप्टेशन, जिसमें हम लोगों को देखना है कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस एंड लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब भी स्ट्रेस होती है तो हमारा बॉडी एक्टिवेट हो जाता है, और इसमें हम लोग वही देखेंगे कि कैसे जो है ये जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है, स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमारा बॉडी काम करते करते थकने तक की प्रोसेस हम लोग देखेंगे। सो ऑल ऑफ अस फेस स्ट्रेस इन आवर लाइफ, सब लोग फेस करते हैं। एडेप्टेशन रिक्वायर होता है जब बहुत ज़्यादा ये सीवियर कंडीशन हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, तब हमें एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एडप्ट टू अ स्ट्रेस, हैंसले जो है वो ये गैस को जो जनरल एडेप्टेशन जो सिंड्रोम है ये यही दिए हैं 1945 में। ये क्या बताते हैं कि इफ़ अ स्ट्रेस एक्सट्रीम और लॉन्ग, बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग लास्टिंग हो जाए स्ट्रेस, जैसे कि एक पर्सन ऐसा तब कंडीशन होता है जैसे कि लव वन का डेथ हो गया, तो उस टाइम पे स्ट्रेस से वो बंदा निकल ही नहीं पाता है। फिर अगर किसी का जॉब चला गया तो कोई लोग तो इससे कोप अप कर पाते हैं, लेकिन लगातार इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे उनका बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी उससे लड़ने के लिए रिस्पॉन्स शो करने लगती है। उस कंडीशन को हम लोग जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोलते हैं। मीन्स कि इफ़ अ स्ट्रेस एक्सट्रीम लॉन्ग लास्टिंग, नॉर्मल मैकेनिज्म नॉट सफिशिएंट, आप बात कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें रिलैक्सेशन, ये सब चीज़ों से आपका नहीं जा रहा है, तब आपका बॉडी जो है ट्रिगर वाइड रेंज ऑफ सेट बॉडी रेंज, जिसको हम लोग जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोलते हैं। गैस मॉडल जो है वो सजेस्ट करता है पर्सन रिस्पॉन्स कंसिस्ट 3 स्टेज, इसमें 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। मीन्स कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस से नहीं निकल पा रहा है तो उसके अंदर अब उसके बॉडी में जो है वो चेंजेस देखने को मिलेगी, जिसमें कि 3 स्टेज क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है अलार्म स्टेज, अलार्म रिएक्शन, इसके बाद रेसिस्टेंस और एग्जॉशन। अलार्म में क्या होता है कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होती है, बॉडी जो है प्रिपेयर करता है कि किसी तरह से ये मतलब जो बार बार उसको रिपीटेटिव थॉट आ रहा है या फिर उनका जॉब की वजह से जो चीज़ें भी हो रही है, तो वो बॉडी चाहता है कि इससे कैसे भी हम निकले, अपना अराउजल को इंक्रीज करके। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। रेसिस्टेंस में होता है कि अटेम्प्ट टू मेड कोप विथ अ स्पेसिफिक स्ट्रेस, अलार्म से भी ना निकाल पाया तो रेसिस्टेंस का मैकेनिज्म मतलब देखने को मिलता है। लास्ट हमारा आ जाता है एग्जॉशन। एग्जॉशन में जो है वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब अलार्म आया इसके बाद रेसिस्टेंस आता है, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म चलती है। अगर इससे भी बॉडी नहीं निकल पाया तो हमारा बॉडी थक जाता है, हमारे सेल डेड हो जाने लगते हैं, इसी की वजह से बहुत ही निगेटिव इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलता है। तो स्टेज 1 अलार्म रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जो भी स्ट्रेसर है, कैटास्ट्रॉफिक है, लाइव इवेंट, किसी का डेथ ये सब होना, ये सारी चीज़ें की वजह से हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी का एक्टिवेट हुआ। जब ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो अलार्म रिएक्शन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनल मेडुला को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण कैटाकोलामाइन जो है वो रिलीज होता है। अब कैटाकोलामाइन क्या है, हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर मेडुला से कैटाकोलामाइन जो कि एपिनेफ्रिन और नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, ये फिजियोलॉजी में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, जिसके वजह से अलार्म रिएक्शन ये होता है। मीन्स कि फाइट और फ्लाइट, लाइक ये नॉर्मली भी ये हो सकता है, जैसे कि कोई अगर डॉग आया आपके पीछे तो इस टाइम पे भी आप भागो उससे, वैसा आप सोच सकते हो। तो उस टाइम पे ये नॉर्मल से फिनोमिना जो कि
ये हो सकती है। नहीं तो अगर कोई बंदा जैसे कि लव वन का डेथ हुआ, बार बार वो सोच रहा है, तो हमारा बॉडी इस सिस्टम से वो चाहेगा कि कैसे भी इससे हम अवॉइड करके मतलब अपने नॉर्मल कंडीशन में आए। ये अलार्म रिएक्शन हो गया। अब अलार्म रिएक्शन के आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखने को रहेगा, क्योंकि ये 5 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकती हैं। तो उसमें हार्ट रेट इंक्रीज रहेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो कॉमन सा बात है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इंक्रीज करेगा हार्ट को। सर्कुलेशन, ब्लड क्विकली ऑर्गन फाइट स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और ये हार्ट रेट इंक्रीज क्यों होता है? ब्लड ज़्यादा जाएगा तो हमारे बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो है वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे। क्यों? ताकि बॉडी को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिले। लेकिन आपको याद रखना होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हार्ट एंड लंग्स जो है इस टाइम पे कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रिक्ट रहेंगे तभी दूर तक, जैसे एक पाइप है, अगर हमें बहुत दूर तक चीज़ों को फेंकना है तो हम यहाँ पे ये प्रेस करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तभी दूर तक जा पाएगा। तो इन लोग कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं इनके वेसल्स। रेड ब्लड सेल जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ताकि O2 ज़्यादा बाइंड होकर दे पाए बॉडी को। लीवर कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, क्योंकि उस टाइम पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोवाइड एनर्जी, जब तक हमारा बॉडी को ATP नहीं मिलेगा जो कि ग्लूकोज से ही मिलता है, तब तक कुछ नहीं कर सकता। तो इस टाइम पे जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ये रिड्यूस हो जाएगा। पहले यही कॉन्सेप्ट मैं बताई। जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा जो GI ट्रैक की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हमारा माउथ जो है वो ड्राई रहता है, भूख नहीं लगती उस टाइम पे, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। अब ये तो नॉर्मल से फिनोमिना थी। अगर इससे काम ख़त्म नहीं हुआ तब हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होती है? इट इज़ इनिशिएटेड बाय रेगुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से अब देखिए कैसा कैसा रिएक्शन चलेगा। कोई भी स्ट्रेसर जो कि लॉन्ग टर्म से चले आ रहा है, लव वन का डेथ वो भूल नहीं पा रहा। हाइपोथैलेमस जो है वो, अब पहले तो हाइपोथैलेमस सिंपल सा जो है वो एड्रिनल मेडुला से कैटाकोलामाइन रिलीज करवाया था, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही चलवाएगा ताकि कैसे भी हमारा बॉडी निकल पाए। ये CRH जिसका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और TRH जिसका फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस है। ये CRH, GnRH और TRH रिलीज करवाया। ये हाइपोथैलेमस, ये जब रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से अब देखिए कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। ACTH रिलीज करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा देख सकते हो आप इंटीरियर पिट्यूटरी पे ये जो हाइपोथैलेमस, ये तीनों जो हार्मोन रिलीज हुए ये हमारा जाएगा। और ये जो CRH था कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसकी वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? फिजियोलॉजी में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए, ACTH। और ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन था, इसके वजह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। और इसके जो TRH था उसके वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज होगी। जब ये रिलीज होता है ACTH, तो इसके वजह से ये ACTH पिट्यूटरी से रिलीज होके और हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, जो कि ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे काम करेगा। कॉर्टेक्स वाले पार्ट क्या रिलीज करता है? तो इसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और इसी को हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ आपको पता होगी कि जब भी स्ट्रेस्ड आउट कोई भी पर्सन होता है तो उसका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है, वो अगर वो परसिस्टेंस स्ट्रेस में हो तो। अब आपको पता चला कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है पहले CRH रिलीज करता है लड़ने के लिए, तब जो है वो ACTH ये पिट्यूटरी रिलीज करके, और एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है, ऐसे नॉर्मली थोड़े कि कोई स्ट्रेस हुआ और कॉर्टिसोल रिलीज होगा, इसके लिए मैकेनिज्म चलती है। और ये मैकेनिज्म चलती क्यों है? ये कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में अलर्टनेस देती है, ये अच्छे के लिए ही रिलीज होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा दिन तक रहे तो इम्यूनिटी को कम कर देती है, इसीलिए उनको इन्फेक्शन ये सब की कंडीशन देखने को मिलता है। इसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा। अब ये क्या करेगा? ये BP को मेंटेन करता है ताकि BP ज़्यादा इधर उधर ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा AGH क्यों रिलीज हुआ? क्योंकि इसके वजह से, ये हमें पता है, लीवर पे काम करता है, जिसके वजह से लीवर
क्या काम है, लीवर में ही ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है जिससे कि ग्लूकोज बन पाए, ज़्यादा फैट ये सब ब्रेक डाउन होगा। परसिस्टेंट हमारा बॉडी स्ट्रेस से लड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको एनर्जी तो चाहिए, तो ये हमारा लीवर पे काम करने लगा। अब थायराइड ग्लैंड भी इस रेसिस्टेंस वाले प्रोसेस में एक्टिवेट रहता है, जिसके वजह से ये क्या काम करता है, जो T3 एंड T4 इससे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, जिसके वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के थ्रू ATP से हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए इतने सारे प्रोसेस एक्टिवेट होता है। आपको अलार्म रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो पक्का है कि हाइपोथैलेमस से वो सिर्फ ये नॉर्मल सी एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉरेपिनेफ्रिन को रिलीज करवा के वो फाइट एंड फ्लाइट उसमें सिंपैथेटिक था, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। इसमें प्रॉब्लम हो सकता है रेसिस्टेंस रिएक्शन में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चलती है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको समझना है। हाइपोथैलेमस से CRH और TRH जिसका फुल फॉर्म ये है, इसके वजह से ये आगे पिट्यूटरी पे काम किया जो कि ये सारे चीज़ रिलीज करवाया। और क्यों रिलीज करवाया बस इसको आप समझ जाइए। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना होगा एग्जाम में, तो ये रिएक्शन जो है अलाउ टू बॉडी कंटिन्यू फाइटिंग अ स्ट्रेसर लॉन्ग टाइम। ऐसा ये सब क्यों चीज़ें हो रहा है, हमारे बॉडी में ये कॉर्टिसोल आके हमें अलर्ट कर रहा है, हमें ज़्यादा ग्लूकोज लीवर से बन रहा है, इनफैक्ट फैट ये सब भी ग्लूकोज मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को छोड़कर प्रोटीन फैट का हमारे ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनना, तो ये सारी कंडीशन हो रही है ताकि हमारे बॉडी को ज़्यादा ग्लूकोज एनर्जी मिल पाए। हमारा थायराइड भी एक्टिवेट हो गया ताकि ये भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करे जिससे एनर्जी मिले। ये सब क्यों कर रहा है, ताकि लॉन्ग टाइम आपके बॉडी लड़ सके। हेल्प टू मीटिंग इमोशन क्राइसिस परफॉर्म स्टर्निस टास्क हो गया, फाइट बहुत इन्फेक्शन भी अगर होती है तो भी हमारे इंटरनल बॉडी में ये स्ट्रेस वाली जो मैकेनिज्म है वो चलता है। थ्रेड ब्लीडिंग ऑफ स्ट्रेस ये सब तब भी ये रिलीज हो, ये जो मैकेनिज्म है वो चलेगी। रेसिस्टेंस रिएक्शन सक्सेसफुल तब हम लोग मानेंगे जब इंडिविजुअल इतना सारा बॉडी प्रयास किया और वो ठीक हो गया इस सिचुएशन में, तब चलो ठीक है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में भी अगर किसी का बॉडी अडॉप्ट नहीं किया तब उनके अंदर जो है वो स्टेज 3 आएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। हमारे बॉडी के पास जो चीज़ें थी वो सब उसने कर लिया, लीवर से ग्लूकोज बनाया, कॉर्टिसोल रिलीज करवाया, मिनरलोकॉर्टिकोइड, थायराइड को भी स्टिमुलेट कर दिया। अब क्या उसके पास रास्ता है, अभी भी आप अपना स्ट्रेस नहीं छोड़ रहे हो, अभी भी आप आपके अंदर मतलब उससे आप रिलीफ नहीं पा रहे हो, तो अब इस कंडीशन में आपके सेल जो है वो डाई होने लगेंगे, ऑर्गन जो है वीक हो जाएगा, जिसके कारण पुट हैवी डिमांड, हार्ट जो है वो ज़्यादा काम करेगी बार बार ब्लड सप्लाई देने के लिए, ब्लड वेसल्स डायलेट रहेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स हमेशा कॉर्टिसोल ये सब रिलीज करेगा, जिसके कारण से सडनली ये सब काम करते करते फेल हो जाएंगे, जिसके वजह से इन दिस सिचुएशन एबिलिटी हैंडल स्ट्रेस डिटरमाइन लार्ज एक्सटेंट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड जनरल हेल्थ। मतलब कि अब इस कंडीशन में कोई भी पर्सन अगर जब ऐसा कंडीशन आ गया तो उसको इमीडिएट साइकोलॉजिस्ट ये सब के पास जाना चाहिए। ये बहुत वर्स कंडीशन होती है, इसी कंडीशन में बहुत वर्स कंडीशन इन्फेक्शन उनको अलग, क्योंकि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, कॉर्टिसोल जो है वो हमारे इम्यूनिटी को कम कर देती है, जिसके वजह से उनके अंदर बहुत सारे और डिजीज़ कंडीशन होने की चांसेस हो जाती है। हेयर लॉस सब जो फिजियोलॉजिकल हम लोग देखे थे वो सब सिम्टम्स बहुत वर्स कंडीशन में देखने को मिलती है, नींद नहीं आना ये सब देखने को मिलेगा। सो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कैसे भी करके याद ज़रूर रखना। ये नॉर्मल है कि इसमें जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है वो जब लॉन्ग टाइम हमारे बॉडी में स्ट्रेस रहे तो ये जो है वो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर 3 स्टेजेस होती है। पहला अलार्म आता है, रेजिस्टेंस आता है और एक्जॉशन। ये वाला अगर आप याद रखते हो तो एग्जाम में आप लिख लोगे। अलार्म में जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जिसके वजह से हार्ट रेट सब इंक्रीज रहती है। जब ये हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं रहा है, ग्लूकोज ये सब सफिशिएंट नहीं रहा, तो रेसिस्टेंस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये स्टार्ट होगा, जिसके अंदर जो भी लीवर से ग्लूकोज बनना स्टार्ट होगी, अलग फैट ये सब टूट के ताकि बॉडी को एनर्जी मिले, कॉर्टिसोल रिलीज होगा ताकि हमारा बॉडी अलर्ट रहे, मिनरलोकॉर्टिकोइड बीपी को मेंटेन करने के लिए रिलीज होगा, और इतना करने का थायराइड भी है इसमें स्टिमुलेट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा T3 T4 कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाए। लेकिन इतना से भी काम नहीं करा तो अब आपका बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो कि एग्जॉशन स्टेज है। तो ये सिंपल है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना मैं आपको ये जो कंटेंट दी हूँ एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन
यही वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अब बहुत लोगों का मुझसे क्वेश्चन था कि बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं नोट्स के लिए, नोट्स के लिए। तो देखिए नोट्स के लिए मैं आज आपको बताती हूँ। आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, वहाँ से आपको नोट्स को बाय करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे दीदी आप क्या बोल रहे हैं, ये नोट्स जो हैं उतना ज़्यादा आपके लिए प्राइस नहीं रहेगा, बस आपको एक लस्सी को जो है वो कुर्बान देना होगा, मतलब बहुत ही कम प्राइस में। वो इसलिए है ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे अच्छे से मिल पाए। उसमें पूरा नर्सिंग फाउंडेशन 1 to चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको वहाँ पे उस सब के लिए हेल्पफुल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें क्या कंटेंट लिखना है वो सारे इंक्लूडेड है। और उसमें कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दूंगी, कुछ सेमेस्टर भी के क्वेश्चन भी डाल दूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप लास्ट टाइम पे वो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें। और वो पैसे भी, क्योंकि आपको वेटर वे में सारा चीज़ मैं प्रोवाइड की हूँ इसीलिए लूँगी, बहुत ही कम प्राइस रहेगा। एक बार जाके आप चेक ज़रूर कीजिएगा। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी और वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप पे मेरा चेक कर सकते हो। जो लोग नहीं भी लेना चाहते हैं, आप पूरा वीडियो देख सकते हो, 1 शॉट है, और अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो, बस आपको कुछ चीज़ें जो कि वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी उसका ही प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, नहीं तो ये भी सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। सो बहुत लोगों का सवाल था इसलिए मैं बताइए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम में। ये क्या है? लोकली कहीं पे इन्फेक्शन या फिर इंजरी के होने की वजह से जो हमारे बॉडी में मैकेनिज्म चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू शैले थ्योरी, लोकल एडेप्टेशन का जनरल एडेप्टेशन वाला भी वही सेलें ही दिए हैं और इसको भी सेलें ही दिए हैं, याद रखिएगा आप। सो ये क्या है? अकर एंड इंक्लूड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जब बॉडी को शो करना हो, रिपेयर करना हो लोकल साइट की इंजरी पे, इस तब जो हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म चलेगी वो लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम कहलाएगा। डेफिनेशन क्या है? ये लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टिश्यू, ऑर्गन और पार्ट ऑफ स्ट्रेस, ट्रॉमा, इलनेस, अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस के वजह जो रिस्पॉन्स आ गया। बहुत अच्छे से मैं आपको चार्ट से समझाऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम का। यह एक रिस्पॉन्स है लोकलाइज, जब कोई भी इंजरी ये सब हो तब। इसमें कभी भी हमारा इंटायर बॉडी सिस्टम लाइक हाइपोथैलेमस या फिर लीवर ये सब इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे यहाँ पे इंजरी हुई तो जो भी आगे प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि रेडनेस, इन्फ्लामेशन, वाइट ब्लड सेल का आके फाइट करना, वो सारी जो प्रोसेस चलती है वो हम जैसे इंजरी भी हुआ तो हमारे बॉडी के लिए स्ट्रेस ही रहता है। तो उस टाइम पे नॉर्मल सी चीज़ें चलती है, इसलिए उसको लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोलते हैं। इफ़ इन्वॉल्व इंजरी सीवियर इनफ, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम एक्टिवेटेड एज वेल। जब भी अगर सीवियर कंडीशन हो रही है, सीवियर ट्रॉमा हो गया, सीवियर एक्सीडेंट हो गई, तो हम लोग देखे थे कि वहाँ पे जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर नॉर्मल हो तो लोकल लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम चलता है यहाँ पे। द रिस्पॉन्स जो है इसका शॉर्ट टाइम रहता है। जैसे वो देखे थे कि पहले अलार्म आया, रेजिस्टेंस आया, फिर बॉडी एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें रहती हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ रिस्टोर, इट मीन्स असिस्ट रिस्टोरिंग होम्योस्टैसिस बॉडी रीजन पार्ट। मेन आप देखो ना तो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम एंड लोकल एडेप्टेशन जो सिंड्रोम है हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए ही एक्टिवेट होते हैं। चलिए एक बार मैं आपको चार्ट से समझाती हूँ। जैसे हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैसिस क्या है कि हमारा बॉडी जैसा है वो रहना चाहता है, मतलब कोई चेंजेस आए तो दोबारा से अपने जगह पे आना चाहता है। लोकल एडेप्टेशन, तो फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैसिस के लिए लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम और जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम चलता है। लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम में रिफ्लैक्स पेन रिस्पॉन्स, मीन्स कि जब किसी चीज़ को छूते हैं तो हमारा बॉडी गर्म को महसूस करके जो हटाता है, तो वो लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम ही काम कर रहा है आपका। इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स चलती है आगे हम लोग देखेंगे। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम भी फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैसिस है। इसमें हम लोग देखें कि अलार्म और रेजिस्टेंस और एग्जॉशन स्टेज आया था। एक क्या है, हम लोग देख लिए कि हमारे बॉडी कैसे भी करके वो स्ट्रेस से हटे, लड़ पाए। तो टू लोकलाइज, अभी तो हमें लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम देखना है। तो इसमें टू लोकलाइज रिस्पॉन्सेस है। पहला आता है रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स। इसमें जो है एडप्टिव रिस्पॉन्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, डैमेज से प्रोटेक्ट करना।
करने के लिए इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस किए हैं कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट को आपने छुआ, आपका ये हैंड है, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर ये हैंड पे है, जिसकी वजह से सेंसरी नर्व से स्पाइनल कोड में इंफॉर्मेशन जाता है। स्पाइनल नर्व ये जो सेंसरी नर्व है स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन लेके जाती है। इसके बाद यहाँ पे मोटर नर्व के थ्रू इफेक्टर जो मसल्स होते हैं उससे इफेक्टर मसल अपना काम करके मीन्स कि हटाते हैं, इसी को तो हम लोग नॉर्मली रिफ्लेक्स बोलते हैं। सो इन्फ्लामेटरी ये जो कंडीशन है ये भी एक तरह का एडेप्टेशन सिंड्रोम में है, मीन्स कि नॉर्मल जो इंजरी से बचने के लिए हमारा बॉडी काम किया। लोकल जगह पे हमें हॉट ज़्यादा फील हो रही थी, यहाँ पे जल ना जाए इसके वजह से हम लोग जो हटाए, तो ये रिफ्लेक्स पेन रिस्पॉन्स जो कि लोकल में आया। अब हम लोग मेन जो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखते हैं। स्टिमुलेटेड ट्रॉमा को इन्फेक्शन आ जाए तो हीलिंग को प्रोमोट करने के लिए जो हमारे बॉडी में चल रहा है, तो उस जब भी टिश्यू इंजरी, ये पैथोलॉजी का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। जब भी टिश्यू का इंजरी होता है, चाहे वो फिजिकल एजेंट हो या फिर पैथोजेनिक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तब हमारे इन्फ्लामेटरी बॉडी के जो मेडिएटर हैं वो आते हैं। कैपिलरी डायलेशन होता है इस टाइम पे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इसी के वजह से जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होती है वो एरिया हीट देखने को मिलता है। इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, जिसके वजह से एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा वैसेशन होगा, जिसके जब भी अब कैपिलरी से ब्लड आ रहा है, बॉडी में जा रहा है, तो रेडनेस तो वहाँ पे देखने को मिलेगी ब्लड की वजह से। तो यही कारण है कि जब भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है तो हीट और रिस्पॉन्स हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये टेंडरनेस भी वहाँ पे होती है। कैसे? ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो माइग्रेट होकर, मतलब ये ब्लड में थे, अब ये जहाँ पे इंजरी हुआ है, जैसे यहाँ पे टिश्यू का इंजरी हो गया, तो ये ब्लड से यहाँ पे चले जाएंगे, और जब ज़्यादा कोई चीज़ आ जाएगा तो टेंडरनेस तो महसूस होगी। इसके बाद पेन भी होता है, फीवर, ज़्यादा WBC का फॉर्मेशन होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी खुद कर रहा है, इसीलिए इसको लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोलते हैं। कि हमारे बॉडी के लिए इंजरी, जो ट्रॉमा आया वो एक स्ट्रेस था, उससे लड़ने के लिए जो हमारा बॉडी किया, क्योंकि वो लोकल जगह पे किया। वही जनरल, अब थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें, पूरा जनरल पूरा बॉडी के लिए वो काम कर रही थी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, लेकिन ये सिर्फ लोकल जगह पे काम कर रहा है। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे। सो ऐसे इसमें इम्पॉर्टेंट है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, लेकिन ये भी लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम आ सकता है। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन घटेगा, क्वेश्चन तो बढ़ेगा ही, तो ये जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम किसी की भी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। तो आप लिखोगे कैसे, इसका डेफिनेशन लिख देना कि लोकल जगह पे कोई इंजरी सब है तो ये एक्टिवेट होता है। डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा कि ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। थोड़ी सी अगर कोई एक जगह पे हुई तो अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो गैस आ जाएगा, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद एक बार आप ये चार्ट बनाओगे और ये चीज़ें होती क्यों हैं, ताकि हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन हो। और ये चाहे आप जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है या फिर लोकल, दोनों में ये चार्ट बना दोगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जो ट्रू लोकलाइज रिस्पॉन्स है कि रिफ्लेक्स करके हमारे बॉडी को पेन से बचाना, लोकल एरिया को बचाना, या फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। ये सब सारी चार्ट जरूर आप एग्जाम में इंक्लूड करना। सो मैनिफेस्टेशन हम लोग इंडिकेटर में ही समझ चुके थे, वही चीज़ें थी। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें कि असिस्ट विथ, नहीं, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजी एंड मैकेनिज्म। सो कैसे कोप किया जाता है स्ट्रेस से, तो कोपिंग रेफर टू थॉट एंड बिहेवियर यूज हैंडल स्ट्रेस। कोपिंग का सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रेस को हैंडल करना। सो 3 कैटेगरी है कोपिंग को। एक पर्सन जो कि ऐसा पर्सन हो सकता है कि इमोशन फोकस्ड, ये होता क्या है आगे हम लोग देखेंगे कि मेरे साथ हुआ क्या उसको देख रहा है। वो आएगा प्रॉब्लम फोकस्ड में, जो कि अपने प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, और इमोशन फोकस में जो है वो उसके साथ हो क्या रहा है वो चीज़ पे फोकस करेगा, आगे हम लोग देखेंगे अभी। और एक पर्सन जो है वो, जैसे कि एक एग्ज़ाम का मैं लेती हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक पर्सन का एग्ज़ाम है, वो बहुत ज़्यादा डर गया, एंजाइटी हो रही है, तो वो डर के मारे मतलब अपने इमोशन को देख रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डरी फील कर रही हूँ, तो अपने दोस्तों ये सबको बताने जाएगा कि देखो ना मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये वो। और एक जो है प्रॉब्लम फोकस, एक पर्सन जो है वो किसी से बात नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हमें मतलब पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। और एक जो पर्सन है वो बोल रहा है ना हम किसी से बात करेंगे ना पढ़ाई करेंगे, भागो, फ़ोन देखो, छोड़ो ये सब। तो ये इस तरह से स्ट्रेस को कोप
करने का तरीका। इमोशन फोकस्ड कोपिंग कोपिंग जो है, इन दिस कोपिंग पीपल ट्राई टू मैनेज इमोशन, फेस स्ट्रेस की वजह से जो इमोशन फेस कर रहा है, जैसे कि एक्सेप्टिंग सिंपैथी फ्रॉम अदर, डिनायल ऑफ स्ट्रेस। मीन्स कि जैसे एग्जाम है तो वो बोलेगा मुझे बहुत डर लग रहा है, तो उसके लोग बताएंगे मत डरो, कुछ नहीं होगा, पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। या फिर किसी का जॉब चला गया है, फिर लवन का डेथ हुआ है, तो वो अपने जो उसके अंदर जो 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 भी इमोशन आ रही है, बार बार सोच रहा है, फिर डर लग रही है, फिर एंजाइटी हो रही है, तो वो बताएगा लोगों को, जिसकी वजह से लोग उसे सिंपैथी देंगे। तो वो जो इमोशन फोकस्ड करके वो अपने स्ट्रेस से आउट हो रहा है। नेक्स्ट आता है, मतलब कि इस तरह से डिनाइल कर रहा है स्ट्रेस को। फ्रीक्वेंटली यूज व्हेन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन अनचेंजेबल, जैसे कि जॉब चला गया, या फिर एग्जाम होगा ही आपका, या फिर किसी लव वन का डेथ हो गया, तो वो चेंज करने वाली प्रोसेस नहीं है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो उस टाइम पे आप ऐसे इमोशन फोकस्ड कोपिंग का यूज किया जाता है। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग क्या है? टेकिंग डायरेक्ट एक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, चेंजिंग मॉडिफाइंग प्रॉब्लम सोर्स ऑफ स्ट्रेस, जो सोर्स है उसी को चेंज कर लेना। एग्जाम है मतलब पढ़ाई करना, जॉब चला गया दूसरा जॉब ढूंढ लेना। इसमें पर्सन जो है प्लान करता है कि कैसे डील किया जाए स्ट्रेस से। एग्जाम्पल अगर देखें तो स्टार्टिंग अ ग्रुप स्टडी इम्प्रूव पुअर क्लासरूम परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग के लिए भी हेल्पफुल। कि कोई पर्सन अगर परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं है और वही उसके लिए प्रॉब्लम है कि कैसे मैं एग्जाम में अच्छा करूँगी, तो ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर दिया, क्या प्लान बनाया। मोस्टली इंसिडेंट पॉज स्ट्रेटजी जो है यूज होता है, मतलब कि ये नॉर्मल सी बात है जो सबको ही जानते हैं कि इमोशन फोकस और प्रॉब्लम फोकस दोनों चीज़ों को लोग यूज करते हैं। कि एग्ज़ाम है तो एक तो दूसरों को भी बता रहा है कि हमें डर लग रहा है, और फिर साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। किसका जॉब चला गया तो वो अरे यार मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को भी बता रहा है अपना बिहेवियर, और अपना जॉब भी ढूंढ रहा है। नेक्स्ट आता है, ये बहुत ख़राब है, अवॉइडेंस ऑफ कोपिंग। कई लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इन दिस कोपिंग स्टाइल पीपल जो है वो मिनिमाइज अवॉइड द थ्रेटनिंग इवेंट, नॉट मेक इनफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल एफर्ट मैनेज टू, कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये अवॉइडेंस हो गया। ये तो यही था हमारा कि कैसे कोपिंग से स्ट्रेस से कोप हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हमारा छोटा छोटा टॉपिक है कि असिस्ट विथ स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे आप असिस्ट विथ कोपिंग एंड एडेप्टेशन, मतलब कि हेल्प कैसे करोगे जो पेशेंट स्ट्रेस्ड आउट होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आ सकता है जिसमें कि नर्सिंग प्रोसेस आपको यूज़ करना होगा, वही चीज़ अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट में पहला है असिस्ट, मीन्स कि हेल्प करना स्ट्रेस से कोप अप करने या फिर एडाप्ट करने में। एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी हेल्प इंडिविजुअल मैनेज स्ट्रेस, आप हेल्प कर सकते हो कि कैसे वो मैनेज कर सके। इफेक्ट एंड कैन इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ केयर एंड सोशल सपोर्ट आप दे सकते हो। नर्स क्या करेगी? नर्स रोल ही जब भी एग्जाम में आए तो ये लिखना आपको जरूरी होगा। तो नर्सेज टेक इन एक्टिव रोल रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इसके लिए एक्टिव रोल लेना होगा। जैसे कि असेसमेंट, उसको सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस का यूज करेगी, तो असेस करना होगा। असेस क्या करेगी कि किस चीज़ों पे वो ज़्यादा डिपेंड है, या फिर लव अफेक्शन या अप्रूवल, क्या वो चाहता है, क्यों स्ट्रेस है। कई लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार चाहते हैं कि मैं बीमार हूँ तो लोग मुझे लव करे, अफेक्शन दे, मैं अच्छा हूँ इसका अप्रूवल दे। तो ऐसा इसकी वजह से तो कहीं नहीं है स्ट्रेस है, ये आप असेस कर सकते हो। या फिर रैपिड सेल्फ पनिशिंग मोरल स्ट्रेस, कई लोग ऐसे होते हैं कि आप अगर नीट का जो एक सीरीज चल रहा है उसमें देखोगे आप कि एक लड़की जो उसमें रोल किया है, मैं भी इसको बहुत अच्छे से देखी हूँ, वो बोलती है कि अपने मम्मा के पास कॉल करती है, जो चश्मा वाली होती है लड़की, आप देखे होंगे तो याद होगा। और वो बोलती है कि मैं मतलब उसका पढ़ने का मन नहीं करता, तो वो हिल वाले एरिया पे जाती है और मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और मैंने नहीं पढ़ाई किया, तो क्या आप मुझे नहीं डांटोगी? तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम खुद को पनिशमेंट दे लोगे, मैं क्यों तुमको पनिशमेंट दूँ। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अगर वो काम नहीं कर पाए तो खुद को पनिश करेंगे। या फिर अगर डिजीज कंडीशन के चक्कर में लेकर मैं बताऊँ तो कई लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मैंने ये गलती किया, इसके वजह से मुझे ये पनिशमेंट मिल रहा है। ऐसे ऐसे जो है लोग वो सोचते रहते हैं। तो ये सब आप असेस कर सकते हो और उनको समझा सकते हो। हाई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो चीज़ें नहीं मिल सकती उसका एक्सपेक्टेशन करने की वजह से कहीं स्ट्रेस हो रहा है, ये आप असेस कर सकते हो। असेस द फैमिली परसेप्शन प्रॉब्लम, सपोर्टिव क्लाइंट एफर्ट एंड कोपिंग, आप देख सकते हो कि उसके फैमिली कितने सपोर्टिंग है, इनको कोप करने में उनकी कोई एफर्ट लगा रही है कि नहीं लगा रही है। अगर नहीं लगा रही है तो उनको आप एजुकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे जिसमें कि अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस रिलेटेड टू बेसिस असेसमेंट, जैसे कि ये नंदा डायग्नोसिस से मैं उठाई हूँ। नंदा डायग्नोसिस ऐसा डायग्नोसिस है, पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं नर्सिंग असेसमेंट में, नहीं पढ़े तो आप देख लीजिएगा।
आई क्लेमेंट के बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप जो स्ट्रेस है पर्सन, उसके लिए क्या डायग्नोसिस बना हुआ है कि रिस्क फॉर इनएफेक्टिव एक्टिविटी, वो अच्छे से एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं रिलेटेड टू एंजाइटी की वजह से, या फिर रिस्क ऑफ पावरलेसनेस, वो पावरलेसनेस फील कर रहा है रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू कोप। तो इस तरह से आप डायग्नोसिस लिख के और केयर प्लान भी बना सकते हो। अगर केयर प्लान नहीं बनाने आता है तो नर्सिंग असेसमेंट वाला जो चैप्टर 2 है वो वीडियो देख सकते हो, या फिर हमें कमेंट करना, मैं बहुत अच्छे से एक बार और वीडियो बना दूंगी ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। डायग्नोसिस के बाद प्लानिंग करना होगा, तो अप्रोप्रिएट प्लान कीजिए। मेन फोकस रहेगा कि कैसे भी करके रिड्यूस करना है क्लाइंट के स्ट्रेस को। इंटरवेंशन क्या अप्लाई आप करोगे, तो हेल्पिंग टू रियलाइज दैट अ हेल्थ प्रॉब्लम कैन इंक्रीज। हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस मत लो, इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा कैसे, हम लोग वो भी देख लिए जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में। द क्लाइंट, द फैमिली एंड नीड इन्फॉर्म अबाउट अ वेरियस अल्टरनेटिव। उनको आप उनके फैमिली को या फिर क्लाइंट को बोल सकते हो कि डेली एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, डिस्ट्रैक्शन उससे हटने की कोशिश कीजिए, मसल को रिलैक्सेशन, ये वाले सब प्रोसेस कीजिए जिसके वजह से उनकी ये स्ट्रेस की कंडीशन ठीक हो सकती है। आप ऐसा एजुकेशन दे सकते हो। इवैल्यूएशन लास्ट में हमें करना होता है, तो इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं कि उनको देखना है कि अचीव किया कि नहीं किया जो हम लोग पहले गोल बनाए थे। अगर नहीं किया तो दोबारा करना होगा। अचीव कर लिया तो उनके अंदर दिखेगा कि आप कैसे उसे इवैल्यूएट कर सकते हो। जैसे कि आप अगर डेली एक्सरसाइज के बारे में बताए तो एक बार पेशेंट को करने के लिए बोलिए कि अगर वो कर रहा है मीन्स कि, और वो उसके अंदर सिम्टम अच्छे दिख रहे हैं, मीन्स कि आपका जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो सही गया, आपकी केयर प्लान सही गई। अगर नहीं गई तो बार बार मैं बताई हूँ कि दोबारा ये करना पड़ता है, तो ये दोबारा भी आपको करना पड़ सकता है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको नर्सिंग प्रोसेस ज़रूर लिखना होगा। नेक्स्ट हम लोग आप जब भी स्ट्रेस मैनेजमेंट आए तो एक तो आप नर्सिंग केयर प्लान के थ्रू ऐसा बता सकते हो, या फिर क्रिएटिंग थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट भी इसमें आपको इंक्लूड करना होगा जब ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आए। या फिर ये क्रिएटिंग थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेसिफिक भी आ सकता है, तो उस टाइम पे आपको ये लिखनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर जो है वो 1979 में साइंटिफिक स्ट्रक्चर किए इन्वायरमेंट के बारे में, बिहेवियर चेंज अगर हम लोग करते हैं, इन्वायरमेंट चेंज अगर करते हैं तो उसके वजह से इम्प्रूव होता है हेल्थ फंक्शनिंग एंड इंडिविजुअल का जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं स्ट्रेस से रिलेटेड है या फिर जो भी हो, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट टूल है। उसको सुधारेंगे पर्सन सुधरेगा। हम लोग आगे ही चल के नर्सिंग थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइटिंगेल का थ्योरी भी हम लोग यही देखेंगे कि कैसे उन्होंने इन्वायरमेंट को सही करके, जो जहाँ पे सोल्जर्स 42% डेथ कर रहे थे वहाँ पे डेथ रेट सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज करने से 2% हो गया था। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। सो थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट क्रिएटिंग फॉलोइंग मेथड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एलिमिनेट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर अगर, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा नॉइज हो रही है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। अप्रोप्रिएट लाइटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कर सकते हो, या फिर सोने के टाइम पे लाइट से उसको प्रॉब्लम है तो लाइट ऑफ कीजिए ताकि उनका नेचर जो भी सर्काडियम रिदम है वो सारी चीज़ें ठीक रहे। आप बुक या नोवेल दे सकते हो अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो बेड टाइम पे, इससे भी स्ट्रेस से उसको रिलीफ मिलेगा। गिव सेंस ऑफ कंट्रोल, वो खुद से कंट्रोल करे, इससे आप इसके बारे में बता सकते हो। द एबिलिटी पेशेंट कंट्रोल इन्वायरमेंटल डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन सक्सेसफुल पेशेंट आउटकम। अगर उसी को बोलोगे कि आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, मतलब मीन्स कि कोई की चीज़ें जैसे कि अब एक वार्ड में बहुत सारे लोग हैं तो हल्ला तो होगा, तो उसको बोलिए कि प्लीज़ आप मैनेज कीजिए, करना पड़ेगा। तो वो खुद से अगर मैनेज किया तो वो ठीक है, नहीं तो आजकल आप देखे होंगे हॉस्पिटल में डिलक्स रूम आने लगे हैं। मीन्स कि जो लोग मतलब उसका चार्जेस ज़्यादा होती है तो सीधा उसको वैसा रूम प्रोवाइड कर दो, इससे भी वो सेंस ऑफ कंट्रोल उसके अंदर आ जाएगा। अगर इन्वायरमेंट उसके लिए स्ट्रेसर बनी है तो नॉइज उसको पसंद नहीं है, हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है। तो नेक्स्ट आता है इनेबल सोशल सपोर्ट। ये भी इन्वायरमेंट के अंदर ही आएगा, जिसमें कि सोशल सपोर्ट इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट इन हॉस्पिटल। मीन्स कि आप हॉस्पिटल वो अपना इन्वायरमेंट छोड़ के गया है तो वहाँ पे उसकी फैमिली को रहने का इजाज़त आपको देना होगा, उससे भी उसको सपोर्ट से लगता है कोई मेरे साथ है।
इसके बाद कई हॉस्पिटल में जो है वो एक पेशेंट का रहता है बेड, और वहाँ उसके फैमिली को रहने के लिए भी अच्छे से बनाया हुआ रहता है, डिलक्स रूम ये सब बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर रही तो उनको जल्दी ठीक हो सकता है। प्रोवाइड प्लेस एंगेज फैमिली, उनके लिए फूड वो बनाए तो भी अच्छा है। ईट टुगेदर, ये ऐसा तब हो सकता है जब उनको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं हो, नहीं तो खाना साथ में नहीं खाने दिया जा सकता। तो अगर इन्फेक्शियस डिजीज ना हो तो खाना साथ में खा सकता है पेशेंट के साथ उनका फैमिली मेम्बर, या फिर उनके लिए फूड प्रिपेयर ये सब कर सकता है, जो कि ये भी चीज़ें उनको स्ट्रेस से, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या फिर जो स्ट्रेस है उससे निकालने में हेल्पफुल रहेगी। इस तरह से थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट आप बना सकते। लास्ट हमारा आ जाता है रिक्रिएशनल एंड डाइवर्जनल थेरेपी। बहुत ही आसान है ये। नॉर्मली हम लोग भी जब स्ट्रेस में रहते हैं तो ये चीज़ें हेल्पफुल रहती है। रिक्रिएशन एंड डाइवर्जन थेरेपी, रिक्रिएशन एक्टिविटी किसको हम लोग बोलते हैं, ऑफन डन, जो कि खुशी दे। अम्यूजमेंट मीन्स कि इंटरटेनमेंट करे, मनोरंजन वाली चीज़ें। प्लेजर आर कंसीडर टू बी फन, ऐसा काम करवाना जिससे कि उसको खुशी मिले। तो कुछ इंडोर रिक्रिएशन ऑप्शन है जो पर्सन स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो इंडोर में आप क्या कर सकते हो, रीडिंग। लेकिन आप बोलोगे कि रीडिंग करके कौन स्ट्रेस से निकलेगा। जिनको पसंद होता है उनके लिए रीडिंग बहुत अच्छी होती है। लाइक आपको भी नहीं पसंद, लेकिन कई लोगों को पसंद होगा भी, और नहीं पसंद है वो एक बार नोवेल पढ़ी, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्ट्रेस से आप दूर हो जाइएगा। तो रीडिंग नॉट ओनली अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बट आल्सो अ वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंस्पिरेशन। किसी का इंस्पिरेशन बुक पढ़ लीजिए कि उन्होंने इतना चीज़ झेल के, उनके अंदर भी, उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस आया था और इतना अच्छा काम किया, तो मैं भी निकल सकता हूँ। तो इससे भी स्ट्रेस दूर होती है। राइटिंग तो बहुत अच्छा है। राइटिंग व्हाट अबाउट फील इट कैन ग्रेट स्ट्रेस बस्टर एज वेल। मैं भी इसे यूज़ करती हूँ जब भी मुझे स्ट्रेस होती है, तो राइटिंग ही मेरा बहुत पहले से हॉबी है। नेक्स्ट है इंटरनेट। आप लोग यही करते हो, गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चैटिंग करना, या फिर ये ऑनलाइन रीडिंग भी जिसको पसंद है, या फिर न्यूज़ आप सुन लिए। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट का सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। आप मानो या ना मानो, आप भी, और मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरा राइटिंग है। डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, इंडोर गेम्स हो गया जैसे टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन। तो ये सारी चीज़ें रिक्रिएशनल है, जो कि इंडोर, अगर पेशेंट स्ट्रेस्ड है तो उसको आप बता सकते हो करने के लिए, या फिर करवा सकते हो, या फिर खुद स्ट्रेस हो तो आप भी उसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आउटडोर रिक्रिएशन ऑप्शन कौन कौन सा है, जिनको स्विमिंग पसंद है, फेवरेट एक्टिविटी अमॉन्गेस्ट वाटर लवर, जो वाटर लवर है उनके लिए ही ये हेल्पफुल रहेगा। रिलैक्स, जो लोग वाटर से डरते हैं फिर नहीं स्विमिंग आती है, उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। रिलैक्स योर सेल्फ वेल एज अ फन वर्कआउट, कीप योर सेल्फ हेल्दी। इससे मतलब रिलैक्सेशन भी मिलती है और इससे हेल्दी भी पर्सन रहता है, फन भी करता है जिनको पसंद है। ये हिकिंग सब कोई कर सकता है। हिकिंग क्या है, नेचुरल सेटिंग में, मतलब आप वॉकिंग पे निकल गए, नेचर के साथ आप बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जिससे रिड्यूस होता है स्ट्रेस। बाइकिंग लड़के लोग कर सकते हैं, लड़कियां जिनको आती है वो भी कर सकती हैं। गार्डनिंग बहुत अच्छा है। या फिर आप जब भी स्ट्रेस होते हो ना, तो ये एक चीज़ को आप फील करना कि आप घर की चीज़ों को, अपनी चीज़ों को, जैसे टेबल पे आप जहाँ पढ़ रहे हो उसको अच्छे से ये सरिया देना, रख देना, सारी चीज़ों को अरेंज कर देना। तो इससे भी स्ट्रेस, हमारा मसल ये सब काम करता है, तो इससे भी स्ट्रेस नॉर्मली जो एक्यूट रहता है वो रिलीज हो जाता है। या फिर पिकनिक एंड सोशल एक्टिविटी के में इन्वॉल्व हो सकते हो, घूमने जा सकते हो, अपने दोस्त के साथ हिकिंग आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्रिएशनल एंड डाइवर्जनल थेरेपी में आती है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो बस यही था हमारा स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। आई होप कि आप साथ में एंजॉय करोगे। ये बहुत अच्छा था, और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मैं बता ही दी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम आप अच्छे से कर लेना एग्जाम टाइम में। लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम भी आ सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। इसके बाद ये स्ट्रेस मैनेजमेंट आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे कर लीजिएगा। जो लोगों को नोट्स चाहिए था वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप पे जाके देख सकते हो, ले सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपके लिए एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन ही यूनिवर्सिटी में आता है। सो फिजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट मसल टेंशन, हैलुसिन, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो है स्ट्रेस में फिजिकल सिम्टम्स के रूप में शो होती है, एक को छोड़कर। तो मसल टेंशन, हैलुसिनेशन, कोल्ड एंड अदर इलनेस, या फिर हाई ब्लड प्रेशर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप बता दोगे, बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने अभी ही पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो
मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।